हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द कटिंग एज ऑफ अ चीजल शुड बी। छेनी की धार कैसी होनी चाहिए? ए हार्ड, बी टेम्पर, सी हार्ड एंड टेम्पर एंड डी केस हार्ड। छेनी की धार हार्ड भी होनी चाहिए और टेम्पर्ड भी होनी चाहिए। टेम्परिंग की मदद से क्या होता है? टेम्परिंग क्या करता है? टेम्परिंग ब्रिटलनेस को कम करता है और जितनी कम ब्रिटलनेस होगी उतना ही कम चांस होगा किसी भी मेटल का ब्रेक होने का। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिंग गेज इज यूज्ड टू। रिंग गेज का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ए check the diameter of shaft, B test the accuracy of hole, C check the clearance between two mating surface and D all of the above। रिंग गेज का इस्तेमाल किसी भी मैकेनिकल सिलेंडर में आउटर शाफ्ट को मेजर करने के लिए किया जाता है, या ये कह सकते हैं रिंग गेज का इस्तेमाल शाफ्ट के आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए किया जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इन शीट मेटल ब्लैंकिंग शेयर इज प्रोवाइडेड ऑन पंचेस एंड डाइज सो दैट। शीट मेटल ब्लैंकिंग में पंचों और डाई पर कतरनी प्रदान की जाती है ताकि ए प्रेस लोड इज रिड्यूस्ड, बी गुड कट एज इज ऑब्टेन्ड, सी रैपिंग ऑफ शीट इज मिनिमाइज्ड एंड डी कट ब्लैंक इज स्ट्रेट। शीट और मेटल में पंचेस और डाइज का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रेस लोड को कम कर सकें, क्योंकि पंचेस और डाई क्या चीज करते हैं? एक तो ये प्रोग्रेसिव कटिंग करते हैं, दूसरा इसके अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड थर्ड वन इज ये किसी भी शीट की एच क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए प्रेस लोड इज रिड्यूस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द ब्रास एंड ब्रोंज आर वेल्डेड बाय डैश फ्लेम। पीतल और कांसे को डैश द्वारा वेल्ड किया जाता है। ए न्यूट्रल, बी ऑक्सीडाइजिंग, सी कार्बोराइजिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ब्रास और ब्रोंज को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के थ्रू वेल्ड किया जाता है। ब्रास किसका अलॉय होता है? कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है। और ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? जिसके अंदर एक्सेस ऑक्सीजन हो उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग। सो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इन टीआईजी आर्क वेल्डिंग द वेल्डिंग जोन इज शिल्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ। टीआईजी आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग क्षेत्र को डैश के वातावरण द्वारा परिरक्षित किया जाता है। ए हीलियम गैस, बी आर्गन गैस, सी ईदर ए और बी एंड डी नन ऑफ दिस। टीआईजी वेल्डिंग जिसे हम क्या बोलते हैं? टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का होता है और ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। और इसमें जो गैस यूज करी जाती है वो कौन सी होती है? वो या तो आर्गन हो सकती है या हीलियम हो सकती है। दोनों गैसेस इसमें यूज हो सकती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इधर ए और बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्राइबिंग ब्लॉक इज यूज्ड टू। स्क्राइबिंग ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए होल्ड द राउंड बार ड्यूरिंग मार्किंग, B check the true-ness of flat surface, C locate the center of round bar and D both B and C। स्क्रीबिंग ब्लॉक का इस्तेमाल गोल पट्टियों के केंद्र का पता लगाने के लिए किया जाता है और यहाँ पे भी दो तरीके के स्क्रीबिंग ब्लॉक होते हैं। तो इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके के स्क्रीबिंग ब्लॉक होते हैं तो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी स्क्रीबिंग ब्लॉक और दूसरा होता है यूनिवर्सल स्क्रीबिंग ब्लॉक। अब यहाँ पे जो ऑर्डिनरी स्क्रीबिंग ब्लॉक होता है वो राउंड बार के लिए यूज होता है। अगर हमें गोल पट्टियों में केंद्र का पता लगाना है तो हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी स्क्रीबिंग ब्लॉक का। और यूनिवर्सल स्क्रीबिंग ब्लॉक की मदद से हम क्या करते हैं? हम किसी भी फ्लैट सरफेस की सतह को जांच सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ बी एंड सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द फुलर आर यूज्ड टू। पुलर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेस, बी फॉर नेकिंग डाउन अ पीस ऑफ वर्क, सी फॉर पंचिंग अ होल एंड डी टू फिनिश द पंच होल। पुलर एक तरीके का हैमर होता है जिसका फेस फ्लैट होता है और इसकी मदद से हम क्या करते हैं? हम किसी भी टुकड़े को हैमर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी फॉर नेकिंग डाउन अ पीस ऑफ वर्क इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 8 है अ गिम्लेट इज अ डैश टूल। गिम्लेट एक डैश उपकरण है। ए बोरिंग, बी मार्किंग, सी कटिंग एंड डी नन ऑफ दिस। गिम्लेट एक बोरिंग टूल है। इसकी मदद से हम स्मॉल होल्स क्रिएट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बोरिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू। थ्रेड रोलिंग कहाँ तक सीमित होती है? ए फेरस मटेरियल, बी डक्टाइल मटेरियल, सी हार्ड मटेरियल एंड डी नन ऑफ दिस। थ्रेड रोलिंग डक्टाइल मटेरियल तक सीमित होती है। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीज वायर में कन्वर्ट हो सकती है इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल इजीली डिफॉर्म हो जाएगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा विदाउट ब्रेकिंग। सो ऑप्शन नंबर बी डक्टाइल मटेरियल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न्स। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है? ए एल्यूमिनियम, बी वैक्स, सी लेड एंड डी ऑल ऑफ दिस। अगर हमें किसी भी चीज का पैटर्न बनाना है तो हम एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, वैक्स का भी कर सकते हैं और लेड का भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड यूज्ड अ पोल ऑफ मोल्टन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग विधि पिघली हुई धातु के पोल का उपयोग करती है? ए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी टीआईजी आर्क वेल्डिंग एंड डी बोथ ए एंड बी। तो कौन सी वेल्डिंग पिघली हुई धातु का पोल का उपयोग करती है? वो होती है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अ हैक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स। एक हैक्सो ब्लेड को कैसे निर्देशित किया जाता है? ए लेंथ, बी मटेरियल, सी विड्थ एंड डी नंबर ऑफ टीथ। हैक्सो ब्लेड को 3 चीजों से स्पेसिफाई किया जा सकता है। पहली चीज है लेंथ, दूसरी है पिच, तीसरी है मटेरियल। बहुत सी बुकों में जो आंसर दिया हुआ है वो लेंथ दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे हम हैक्सो ब्लेड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है When a pattern is made in 3 parts, the dash is known as drag. जब एक पैटर्न 3 भागों में बनाया जाता है तो डैश को ड्रैग के रूप में जाना जाता है। ए बॉटम पार्ट, बी मिडल पार्ट, सी टॉप पार्ट एंड डी नन ऑफ दी अबव। जब पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया, तो जो लास्ट पार्ट होता है जिसे हम बेसमेंट भी बोल सकते हैं वो होता है ड्रैग। मिडल पार्ट क्या होता है? चेकबॉक्स पार्ट होता है और जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो कोप पार्ट होता है। तो ड्रैग कौन सा पार्ट हुआ? बॉटम पार्ट। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लैप जॉइंट आर एम्प्लॉयड ऑन प्लेट्स हैविंग थिकनेस। लैप जोड़ों का उपयोग कितनी मोटाई वाली प्लेटों पर किया जाता है? ए लेस देन 3 mm, बी 5 to 10 mm, सी 12.5 mm एंड डी अबव 25 mm। लैप जॉइंट का इस्तेमाल हम करते हैं लेस देन 3 mm के जोड़ को जोड़ने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए लेस देन 3 mm यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द पर्पस ऑफ अ राइजर इज टू। राइजर का उद्देश्य क्या होता है? ए डिलीवर मोल्टन मेटल इनटू मोल्ट कैविटी, बी एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द मोल्टन मेटल, सी फेड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज एंड डी डिलीवर द मोल्टन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू द गेट। जब मोल्टन मेटल कूल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं या छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं। तो इन गैप्स को फिल अप करने के लिए हम यूज करते हैं राइजर का। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिक्वायर द लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेजर फॉर द सेम साइज ऑफ कास्टिंग। निम्नलिखित में से किस सामग्री को समान आकार की ढलाई के लिए सबसे बड़े आकार के राइजर की आवश्यकता होगी? ए एल्यूमिनियम, बी कास्ट आयरन, सी स्टील एंड डी कॉपर। तो राइजर साइज डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? श्रिंकेज रेट से, यानी कि जितना ज्यादा मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज्यादा हमें राइजर साइज की जरूरत होगी और हर मेटल की जो सिकुड़ने की दर होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें से जो कास्ट आयरन होता है उसकी सिकुड़ने की दर सबसे ज्यादा होती है, तो हमें इसका राइजर साइज भी सबसे ज्यादा चाहिए होगा। सो ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है थर्माइट वेल्डिंग इज ऑफन यूज्ड इन। थर्माइट वेल्डिंग का प्रयोग प्रायः डैश के लिए किया जाता है? ए रिप्लेसिंग ब्रोकन गियर टीथ, बी रिपेयरिंग ब्रोकन चेयर्स, सी ज्वाइनिंग रेल ट्रक फ्रेम एंड लोकोमोटिव फ्रेम एक्सेट्रा एंड डी ऑल ऑफ द अबव। थर्माइट वेल्डिंग में एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज होती है। 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक होती है और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंटेंस हीट जनरेट होती है और ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। वहीं एंडोथर्मिक में हीट जनरेट होगी लेकिन ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ये डिफरेंस होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। और थर्माइट का यूज कहाँ करते हैं? थर्माइट वेल्डिंग का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें रेल की पटरी को ज्वाइन करना हो, ट्रक फ्रेम में, लोकोमोटिव फ्रेम में, यहाँ पे थर्माइट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अ कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड इज नोन एज। रेत के अनुचित निकास के कारण होने वाले कास्टिंग दोष को क्या कहा जाता है? एक क्लाउड सट, बी ब्लो होल्स, सी शिफ्ट एंड डी स्वेल्व। जब भी हमने किसी मेटल की मोल्डिंग करी और हमें जो फिनिश्ड पीस मिला तो उसके अंदर अगर हमें कोई वॉइड मिलता है, कोई छेद मिलता है या कोई डिफेक्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं ब्लो होल्स। और ये ब्लो होल्स कब बनते हैं? जब कूलिंग प्रोसेस के दौरान गैस ट्रैप हो जाती है, तो गैस रिलीज नहीं हो पाती, तो इस वजह से ये वॉइड या कैविटी बन जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड बाय। आर्क वेल्डिंग में विद्युत चाप कार्य और इलेक्ट्रोड के बीच डैश द्वारा उत्पन्न होती है। ए वोल्टेज, बी फ्लो ऑफ करंट, सी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड डी ऑल ऑफ दिस। आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होती है वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण होती है। इस केस में हम क्या करते हैं? वर्क पीस और इलेक्ट्रोड को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, एक बार इसको कॉन्टैक्ट में लाते हैं फिर दूर करते हैं, तो इसकी वजह से आर्क प्रोड्यूस हो जाती है। और जो बीच का गैप होता है जिसमें आर्क प्रोड्यूस होती
होती है वो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न तापमान किस क्रम का होता है? आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। अगर कार्बन इलेक्ट्रोड होगा तो कार्बन इलेक्ट्रोड के कैथोड पे जो टेम्परेचर होगा वो 3200 डिग्री सेल्सियस तक होगा। एनोड पे इसका टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर मेटल इलेक्ट्रोड होगा तो कैथोड पे टेम्परेचर 2400 डिग्री आसपास रहता है और एनोड पे टेम्परेचर 2600 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन जो आर्क का सेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है, वो अराउंड 5000 से लेके 7000 डिग्री तक होता है। तो क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। कार्बन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जा सकता है, मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जा सकता है और आर्क के सेंटर के बारे में पूछा जा सकता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं करा है कि ये किस इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा गया है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम मैक्सिमम टेम्परेचर लेते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 5000 से लेकर 7000। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन फोरहैंड वेल्डिंग द वेल्ड इज मेड अप ऑफ। फोरहैंड वेल्डिंग में वेल्ड किसका बना होता है? ए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सी फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड डी ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फोरहैंड वेल्डिंग को हम लेफ्ट वेल्ड टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें जो वेल्डिंग टॉर्च होती है उसको हम राइट हैंड में पकड़ते हैं और फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में पकड़ा जाता है और इसकी जो मूवमेंट होती है या डायरेक्शन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। सो ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पॉट वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग कब किया जाता है? ए लैप जॉइंट इन प्लेट हैविंग 0.025 mm टू 1.25 mm थिकनेस, बी लैप जॉइंट इन प्लेट हैविंग थिकनेस अबव 3 mm, सी बट जॉइंट इन प्लेट हैविंग 0.025 mm टू 1.25 mm थिकनेस, एंड डी बट जॉइंट इन प्लेट हैविंग अबव 3 mm थिकनेस। तो स्पॉट वेल्डिंग को हम यूज करते हैं लैप जॉइंट के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कट जाएंगे। अब लैप जॉइंट में जो थिकनेस होगी प्लेट की वो कितनी होनी चाहिए? वो अराउंड 0.025 mm से लेके 1.25 mm थिकनेस होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लैप जॉइंट इन प्लेट हैविंग 0.025 mm टू 1.25 mm थिकनेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेंसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। लेंसिंग का ऑपरेशन क्या है? लेंसिंग क्या है? एक शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, धातु की एक शीट होती है उसमें नोच को कट करते हैं, नोच कटिंग जिसे बोला जाता है, नोच कटिंग। और इस नोच को हम बेंड करते हैं और इसका उपयोग हम टैप्स बनाने के लिए, फ्लैंजेस बनाने के लिए और अदर असेंबलिंग कंपोनेंट बनाने के लिए करते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कटिंग अ शीट ऑफ मेटल थ्रू पार्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड देन बेंडिंग टू द कट ऑफ पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर कटिंग ब्रास द हेक्सो ब्लेड शुड हैव डैश टीथ पर 25 mm। पीतल काटने के लिए हेक्सो ब्लेड में प्रति 25 mm डैश दांत होने चाहिए। ए 14, बी 24, सी 32 एंड डी 40। हेक्सो ब्लेड की जो पिच का साइज होता है वो कटिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी थिन ट्यूब को काट रहे हैं तो जो पिच का साइज होगा वो 0.8 mm होगा। अगर हम सॉफ्ट मटेरियल को काट रहे हैं जिसमें ब्रास भी आता है उसका साइज हो जाता है 1.8 mm। और 1.8 mm के लिए हमें कितने तीत की जरूरत पड़ती है? हमें 14 तीत की जरूरत पड़ती है पर 25 mm, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.8 mm पर पिच। सो ऑप्शन नंबर ए 14 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग। एक फाइल कब धातु को हटा देती है? ए फॉरवर्ड स्ट्रोक, बी रिटर्न स्ट्रोक, सी बोथ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, एंड डी नन ऑफ दिस। फाइल मेटल को अधिकतर फॉरवर्ड स्ट्रोक में हटाती है क्योंकि फाइल का डिजाइन कुछ इसी तरीके का होता है। जब हम फाइल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं तो ये मेटल को स्क्रैप कर देती है। जब हम इसको रिपोजिशन करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में तो बहुत कम मात्रा में मेटल स्क्रैप होता है, लेकिन मैक्सिमम मेटल कहाँ पे स्क्रैप होता है? फॉरवर्ड स्ट्रोक में। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ डायमंड पॉइंटेड चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग। काटने के लिए हीरे की नोकीली छेनी का उपयोग कब किया जाता है? ए फ्लैट सरफेसेस, बी ग्रूव्स, सी कीवे एंड डी वी शेप ग्रुप्स। डायमंड पॉइंटेड चीजल का जो एंड पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है और इसकी मदद से हम वी शेप ग्रुप को काट सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी वी शेप ग्रुप यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन ज्वाइनिंग मिल्ड स्टील शैंक टू हाई स्पीड्स ड्रिल इज। हल्के स्टील के शैंकों को उच्च गति वाले ड्रिल से जोड़ने में उपयोग किए जाने वाले वेल्डिंग प्रक्रिया कौन सी है? ए स्पॉट वेल्डिंग, बी सीम वेल्डिंग, सी फ्लैश बट वेल्डिंग एंड डी अपसेट बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग की मदद से
हम मिल्ड स्टील सैंक को हाई स्पीड ड्रिल के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्लैश बड वेल्डिंग के जो एडवांटेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसकी स्पीड, फ्लैश बड वेल्डिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज होते हैं फ्लैश बड वेल्डिंग के। सो ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश बड वेल्डिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन अक्रिया गैस वेल्डिंग में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है। ए CO2 एंड H2, बी आर्गन एंड नियोन, सी आर्गन एंड हीलियम, एंड डी हीलियम एंड नियोन। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे हट ही जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस में इनर्ट गैस होती है, लेकिन सबसे कॉमन कौन सी है। सबसे कॉमन है आर्गन एंड हीलियम। सो ऑप्शन नंबर सी, आर्गन एंड हीलियम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द थर्माइट वेल्डिंग डेवलप हीट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन। थर्मिट वेल्डिंग के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण गर्मी विकसित होती है। ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक, बी आयरन ऑक्साइड एंड जिंक, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फाइनली पाउडर आयरन, एंड डी आयरन ऑक्साइड एंड फाइनली पाउडर एल्यूमिनियम। तो थर्माइट वेल्डिंग में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब दो तरह की प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और इस रिएक्शन में हम कौन से दो मेटल का यूज करते हैं, पहला है आयरन और दूसरा है एल्यूमिनियम पाउडर। इन दोनों का मिश्रण होता है इसमें। सो ऑप्शन नंबर डी, आयरन ऑक्साइड एंड फाइनली पाउडर एल्यूमिनियम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फोर्ज वेल्डिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर। फोर्ज वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। ए स्टेनलेस स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी कास्ट आयरन, एंड डी रॉट आयरन। फोर्ज वेल्डिंग एक मेटल वर्किंग प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल को आपस में ज्वाइन किया जाता है, और इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो हम करेंगे हैमर करेंगे, या फिर करेंगे प्रेस। अब रॉट आयरन फॉर्जिंग के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि रॉट आयरन की जो प्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसकी प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसकी मेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, मेलेबिलिटी मतलब नरमपन। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं, मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किस में होती है, ये रॉट आयरन में होती है। सो ऑप्शन नंबर डी, रॉट आयरन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग एक ठोस अवस्था में जुड़ने की प्रक्रिया है। एक गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी फ्रिक्शन वेल्डिंग, एंड डी लेजर वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग, जिसे हम घर्षण वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसमें हम ठोस अवस्था में किसी भी दो मेटल पीसीस को आपस में जोड़ सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो धातुएं होती हैं, जो मेटल होते हैं, उनको काफ़ी तेजी से घुमाते हैं, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है, और जो वेल्डिंग इंटरफेस होता है, मतलब पॉइंट ऑफ वेल्डिंग, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल मेल्ट होता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो आपस में जुड़ जाता है। तो इस वेल्डिंग की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, हाई वेल्डिंग क्वालिटी होती है, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, और हमें इसमें कोई फिलर मेटल भी यूज़ नहीं करना होता। सो ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश इज आर कॉस्ड बाय नॉन मेटेलिक इंक्लूजन सच एज सल्फाइड एंड ऑक्साइड। सल्फाइड और ऑक्साइड जैसे गैर धात्विक समावेशन के कारण क्या होता है। ए क्रैक, बी अंडर कटिंग, सी अंडर फिलिंग, एंड डी लेमलर टीयर्स। तो लेमलर टीयर्स एक तरीके के क्रैक होते हैं, या एक तरीके की दरार होती है, और ये दरार आमतौर पे कहाँ पाई जाती है, ये रोल किए गए प्लेटों में पाई जाती है, रोल्ड प्लेट्स, जिसकी वजह से मेटल का जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है। और ये होता है किसकी वजह से, ये सल्फाइड और ऑक्साइड की वजह से होता है, या इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। हम इसको इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, लेमलर टीयर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्लैग इज नॉट जनरेटेड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया के बाद स्लैग उत्पन्न नहीं होता है। ए मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, बी फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, सी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, एंड डी सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। स्लैग क्या होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है, और ये कब डेवलप होता है, ये वेल्डिंग प्रोसेस के टाइम पे डेवलप होता है। और ये किसका मिक्सचर होता है, ये मेटल ऑक्साइड और फ्लक्स का मिक्सचर होता है। और स्लैग को हमें रिमूव करना होता है अगर हमें अच्छी वेल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लैग किस में डेवलप नहीं होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन ये भी था कि किस में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है। उसका आंसर क्या था, TIG वेल्डिंग, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है, इसलिए इसमें स्लैग प्रोड्यूस नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फ्लक्स कॉमनली यूज्ड ऑन ब्रेजिंग इज। ब्रेजिंग पर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने फ्लक्स
क्या है? ए जिंक क्लोराइड, बी अमोनियम क्लोराइड, सी रेजिन प्लस अल्कोहल एंड डी बोरेक्स। ब्रेजिंग में बोरेक्स फ्लक्स सबसे ज़्यादा यूज होता है और फ्लक्स क्या करता है? ये ऑक्साइड लेयर को रिमूव करता है किसी भी मेटल सरफेस से, जिससे फिलर मेटल इजीली मेटल सरफेस के अंदर चला जाए और ये कोरिजन से भी बचाता है। सो ऑप्शन नंबर डी बोरेक्स यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ स्लॉट वेल्ड की लंबाई का अनुपात डैश से ज्ञात किया जा सकता है। ए अलाउएबल स्ट्रेस टू लोड, डी लोड टू अलाउएबल स्ट्रेस, सी अलाउएबल स्ट्रेस टू वेल्ड एरिया एंड डी वेल्ड एरिया टू अलाउएबल स्ट्रेस। तो स्लॉट वेल्डिंग की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन में अलाउड स्ट्रेस मल्टीप्लाई में विड्थ ऑफ स्लॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लोड मैक्सिमम लोड को दर्शाता है और अलाउड स्ट्रेस भी मैक्सिमम स्ट्रेस को बताता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोड टू अलाउएबल स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है इन अ सिंगल वी बट वेल्डिंग द एंगल बिटवीन एज इज केप्ट अबाउट। एकल वी बट वेल्डों में सिरों के बीच का कोण क्या होता है? कितनी तरह की बट वेल्डिंग होती है? 4 तरह की होती है। एक होती है स्क्वायर बट वेल्ड, दूसरी होती है सिंगल बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, तीसरी डबल वी बट वेल्ड और लास्ट होती है सिंगल एंड डबल यू, वी नहीं यू, बट वेल्ड। और सिंगल वी बट वेल्ड का जो एंगल होता है वो 70 से 90 डिग्री होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है द कंपोजिशन ऑफ आयरन कार्बाइड इज। आयरन कार्बाइड का संगठन क्या होता है? ए आयरन कार्बन एंड स्टील, बी आयरन एंड स्टील, सी आयरन एंड कार्बन एंड डी स्टील एंड कार्बन। आयरन कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3C, यानी कि इसमें 3 एटम आयरन के होते हैं और 1 एटम कार्बन का होता है। तो इसका संगठक क्या होगा? आयरन एंड कार्बन। सो ऑप्शन नंबर सी आयरन एंड कार्बन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी जॉइंट वेल्ड। टी जोड़ वेल्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए इट इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 pieces of metal in the manner as rivet joint means. B it is used to join 2 pieces perpendicularly. C it is used where longitudinal shear is present and D any of the above. टी जॉइंट में हम 2 मेटल पीसेस को परपेंडिकुलर रूप में जोड़ते हैं, इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। ये हो गया जॉइंट एरिया और इसकी फॉर्म टी शेप की होती है, इसलिए इसका नाम टी जॉइंट वेल्ड रखा गया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इट इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 pieces परपेंडिकुलरली। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ वेल्ड इन केस ऑफ बट वेल्डेड जॉइंट। बट वेल्ड जोड़ की स्थिति में झाल का आकार क्या होना चाहिए? ए ट्वाइस द थ्रोट ऑफ द वेल्ड, बी हाफ ऑफ द थ्रोट ऑफ द वेल्ड, सी इक्वल टू द थ्रोट ऑफ द वेल्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। तो बट वेल्ड के केस में क्या होता है? 2 धातुओं की प्लेटों को सीधे रूप में जोड़ा जाता है। और झाल क्या होता है? झाल वहां हिस्सा होता है जो 2 प्लेटों को आपस में जोड़ता है और झाल का आकार वेल्ड की ताकत को प्रभावित भी करता है। अब थ्रोट क्या होता है? तो ये जो है थ्रोट, इसका मतलब क्या है? थ्रोट झाल का सबसे छोटा अनुभाग होता है जो वेल्ड की गहराई को नापता है। और झाल का आकार क्या होना चाहिए? झाल का आकार वेल्ड की ताकत को प्रभावित करता है, इसीलिए जो झाल का आकार होगा वो थ्रोट के बराबर होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू दी थ्रोट ऑफ दी वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 40 है मेटल टू मेटल ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू। धातु से धातु ज्वाइंट का उपयोग डैश के अधीन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ए वेरी हाई टेम्परेचर, बी वेरी हाई टेम्परेचर, सी वेरी हाई प्रेशर एंड डी सीवियर वाइब्रेशन। मेटल टू मेटल ज्वाइंट का उपयोग हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वेल्डिंग हो, सोल्डरिंग हो या रिफ्टिंग हो, ये तीनों मेथड मेटल को ज्वाइन करते हैं, पर तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। मेटल टू मेटल ज्वाइंट में हम हाई प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल स्टील रिजर्वायर, बॉयलर, टैंक, पाइपलाइन इनमें किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी वेरी हाई प्रेशर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय। प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हीट जनरेशन H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यहाँ पे I क्या है? करंट, R रेजिस्टेंस एंड T टाइम। सो ऑप्शन नंबर डी I स्क्वायर RT यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है थर्मिट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ अबाउट डैश बाय वेट। थर्मिट बारीक एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड के डैश वजन के अनुपात का मिश्रण है। तो थर्मिट के बारे में हम ऑलरेडी 2 बार या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और इसमें क्या यूज होता है? आयरन और फाइन एल्यूमिनियम पाउडर यूज होता है। अब इसका रेशियो क्या होता है? आयरन यूज होता है 3 पार्ट और एल्यूमिनियम यूज होता है 1 पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या है? एल्यूमिनियम एंड आयरन है, तो ये कितना रेशियो हो गया? 1:3 हो गया।
सो ऑप्शन नंबर सी 1:3 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है द मैक्सिमम हीट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एट दी। प्रतिरोध वेल्डिंग में अधिकतम ऊष्मा कहाँ मौजूद होती है? ए टॉप सरफेस ऑफ द प्लेट, बी इंटरफेस बिटवीन टू प्लेट, सी टिप ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड डी टिप ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो प्रतिरोध वेल्डिंग जिसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, दो मेटल प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे डेवलप होता है? उसके इंटरफेस पे डेवलप होता है। यानी कि जो दो मेटल आपस में जुड़ रहे हैं उनका जो एंड पॉइंट होगा या कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेस बिटवीन द टू प्लेट बीइंग ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 44 है द कंप्लीट रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग साइकिल हैज बीन डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। पूर्ण प्रतिरोध स्पॉट वेल्डिंग चक्रों को डैश भागों में विभाजित किया जाता है। तो स्पॉट वेल्डिंग के 4 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है स्क्वीज टाइम, देन वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम एंड लास्ट ऑफ टाइम। स्क्वीज टाइम यानी कि दबाना। हम इनिशियल फेज में क्या करते हैं, वर्क पीस को आपस में जोड़कर प्रेशराइज करते हैं ताकि अच्छे से विद्युत संपर्क हो पाए। सेकंड है वेल्ड टाइम। अब वर्क पीस में हम करंट को फ्लो करते हैं जिससे कि मेटल पिघलता है। होल्ड टाइम में क्या करते हैं, हम प्रेशर को बना के रखते हैं ताकि मेटल अच्छे से जुड़ सके। और ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड में से प्रेशर हटा देते हैं। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है इन आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग सेट प्रोवाइड। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग सेट डैश प्रदान करता है? ए एसी सप्लाई, बी डीसी सप्लाई, सी एसी एंड डीसी सप्लाई एंड डी स्टोर वेल्डिंग टूल। वेल्डिंग सेट क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिक मशीन होती है जो हम वेल्डिंग प्रोसेस में यूज करते हैं और ये क्या करता है, ये करंट और वोल्टेज को जनरेट करता है। वेल्डिंग सेट के अंदर क्या क्या होता है? पावर सोर्स होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, रेक्टिफायर होता है एंड कंट्रोल यूनिट होती है। और इसमें हम किस तरह का करंट यूज कर सकते हैं? हम एसी और डीसी दोनों करंट यूज कर सकते हैं किसी भी वेल्डिंग सेट में। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एसी एंड डीसी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 46 है इन डीसी वेल्डिंग द स्टेट पोलैरिटी रिजल्ट इन। डीसी वेल्डिंग में स्टेट पोलैरिटी का परिणाम क्या होता है? ए लोअर डिपोजिशन रेट, बी लोअर पेनिट्रेशन, सी लेस हीटिंग ऑफ वर्क पीस एंड डी स्मॉलर वेल्ड पोल। स्टेट पोलैरिटी के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और जो वर्क पीस होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। और इसका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें 75% ऑफ द हीट वर्क पीस में ट्रांसफर होती है और बाकी 25% इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होती है। इसी वजह से जो इसका पेनिट्रेशन होता है, आर्क का पेनिट्रेशन होता है, वो काफी ज्यादा डीप होता है, लेकिन साथ साथ इसका पेनिट्रेशन कंसंट्रेटेड भी होता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका पेनिट्रेशन काफी ज्यादा होता है। तो ये डीप तो हुआ, कंसंट्रेटेड भी है, तो ये डीप तो जाएगा लेकिन इसका डिपोजिशन रेट कम होगा क्योंकि आर्क फैली हुई नहीं है। तो स्टेट पोलैरिटी में डिपोजिशन रेट कम होता है, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोअर डिपोजिशन रेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है इन आर्क वेल्डिंग आईज नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। आर्क वेल्डिंग में आंखों को डैश की आवश्यकता होती है? ए इंटेंस ग्लेयर, बी स्पार्क, सी इंफ्रारेड रेस एंड डी बोथ इंफ्रा एंड अल्ट्रावायलेट रेस। आर्क वेल्डिंग में दोनों रेस जनरेट होती हैं। कौन कौन सी? इंफ्रा और अल्ट्रावायलेट रेस। इंफ्रारेड रेस कोरोना को बंद कर सकती हैं, ये कोरोना डैमेज करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेस किसको डैमेज करती हैं? ये आई लेंस को डैमेज करती हैं। तो आर्क वेल्डिंग में हमें इन दोनों की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सो ऑप्शन नंबर डी बोथ इंफ्रारेड रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है डीसी जनरेटर सेट इज यूज्ड इन। डीसी जनरेटर सेट कहाँ प्रयुक्त होता है? ए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, बी टीआईजी वेल्डिंग, सी बोथ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। डीसी जनरेटर सेट में हम कौन सा डीसी जनरेटर यूज करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ड्रॉपिंग होती है, यानी कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा वैसे वैसे वोल्टेज डिक्रीज होगा। ऑल्दो हमें वेल्डिंग में हाई करंट की जरूरत होती है, लिमिटेड वोल्टेज की जरूरत होती है, तो इस वजह से हम डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर में हमें क्या मिलता है? हाई करंट मिल जाता है और लो वोल्टेज मिलता है। और डीसी जनरेटर सेट को हम दोनों के लिए, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और टीआईजी वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 49 है विच वेल्डिंग सेट यूज्ड फॉर स्टेबल आर्क। कौन सी वेल्डिंग सेट स्थायी आर्क के लिए मुख्यतः प्रयुक्त होता है? ए डीसी जनरेटर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी एसी जनरेटर सेट एंड डी नन ऑफ दी अबव। कांस्टेंट या स्टेबल आर्क के लिए हम यूज करते हैं डीसी जनरेटर सेट का। द रीजन इज
क्योंकि डीसी जनरेटर में जो करंट फ्लो करता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं होता है, वो केवल स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। तो इसी वजह से हमें जो आर्क मिलती है वो स्टेबल मिलती है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा वो कंसिस्टेंट होगा। डीसी जनरेटर में 100 एम्पीयर तक की करंट हमें मिल सकती है, और जो इसका ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 40 से 95 वोल्ट होता है। तो इसके दो राइट ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो डीसी जनरेटर सेट हो सकता है और दूसरा मोटर जनरेटर सेट हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो फाइनल आउटपुट होता है वो डीसी होता है और दोनों के ही आर्क काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कलर यूज्ड फॉर पेंटिंग वेल्डिंग बूथ वॉल। वेल्डिंग बूथ की दीवारों को किस रंग से पेंट किया जाता है, ए ब्लैक, बी येलो, सी व्हाइट एंड डी ग्रीन। वेल्डिंग बूथ वॉल को हम ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर से क्या होता है, ग्लेयर रिड्यूस होता है, चमक कम हो जाती है और ये हीट को भी अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब करता है और ये स्पार्क को भी डिटेक्ट करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन कोटेड इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड में ए बोथ रोड एंड कोटिंग मेल्ट साइमल्टेनियसली, बी कोटिंग मेल्ट फर्स्ट एंड देन रोड मेल्ट, सी विच मेल्ट फर्स्ट डिपेंड ऑन पोलैरिटी यूज्ड, एंड डी रॉड मेल्ट फर्स्ट एंड देन कोटिंग मेल्ट। तो कोटेड इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जो रॉड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है कोटेड इलेक्ट्रोड से। तो सबसे पहले रॉड मेल्ट होता है, रॉड मेल्ट होगा तो ये एक बहुत अच्छा जोड़ बनाएगा, देन कोटेड इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है। जब कोटेड इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है तो ये वेल्डिंग को ऑक्सीडाइजेशन से बचा देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉड मेल्ट फर्स्ट एंड देन कोटिंग मेल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वेल्डिंग सेट हैव हायर इनिशियल कॉस्ट। किस वेल्डिंग सेट की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, ए डीसी जनरेटर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी एसी जनरेटर सेट एंड डी एसी ट्रांसफार्मर। तो इनिशियल कॉस्ट डीसी जनरेटर सेट और मोटर जनरेटर सेट दोनों की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसी जनरेटर सेट। द रीजन बीइंग, क्योंकि डीसी हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है, हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं और अदर कंट्रोलर का यूज करते हैं डीसी जनरेट करने के लिए। और दूसरा पॉइंट, मोटर जनरेटर सेट में हम मोटर का भी यूज कर रहे हैं एंड देन जनरेटर का भी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट एज कम्पेयर टू एसी जनरेटर सेट ज्यादा हो जाती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोटर जनरेटर सेट। इनकेस मोटर जनरेटर सेट ना हो तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डीसी जनरेटर सेट। क्वेश्चन नंबर 53 है, इलेक्ट्रोड होल्डर इज यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ए होल्डिंग इलेक्ट्रोड वर्टिकली, बी होल्डिंग इलेक्ट्रोड हॉरिजॉन्टली, सी होल्डिंग इलेक्ट्रोड इन एनी पोजीशन एंड डी एस अर्थ क्लैम्प। इलेक्ट्रोड होल्डर को हम स्टिंगर भी कहते हैं, जैसे कि इसका नाम दर्शा रहा है, ये इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। हम इसको वर्टिकल भी होल्ड कर सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली भी होल्ड कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल्डिंग इलेक्ट्रोड इन एनी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेल्डिंग गॉगल्स यूज्ड ड्यूरिंग। वेल्डिंग ऐनक किसके दौरान प्रयोग की जाती है, ए वेल्डिंग जॉइंट चिपिंग, बी गैस वेल्डिंग, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। वेल्डिंग गॉगल को हम वेल्डिंग जॉइंट, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, जितनी भी तरह की वेल्डिंग है उसमें हम इसका यूज करते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग केबल इज डिपेंड ऑन। वेल्डिंग केबल का चुनाव किस पे निर्भर करता है, ए साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, बी वेल्डिंग मशीन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। वेल्डिंग केबल का जो साइज होता है वो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। और किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, ये केबल की लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा केबल की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें केबल के साइज को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मोटे इलेक्ट्रोड के लिए हमें ज्यादा करंट की जरूरत होती है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग सेट। निम्नलिखित में से एसी वेल्डिंग सेट का कौन सा नुकसान है, ए फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली, बी नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली, सी बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली एंड डी नन ऑफ दिस। एसी वेल्डिंग ज्यादातर फेरस मेटल यानी कि लौह धातु के लिए ही प्रयुक्त होती है, क्योंकि इनकी जो आर्क स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और इसकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, जिसकी वजह से जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको ज्यादातर फेरस मेटल में ही यूज करते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली। ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वेल्डिंग ग्लव्स आर जनरली मेड ऑफ। वेल्डिंग दस्ताने सामान्यतः डैश से बनाए जाते हैं, ए पीवीसी, बी लेदर, सी क्रोम लेदर एंड डी नन ऑफ दिस। वेल्डिंग दस्तानों को अधिकतर क्रोम लेदर से बनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोम लेदर। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज। वेल्डिंग धारा और वोल्टेज को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है, ए वेल्डिंग सेट, बी अर्थ क्लैम्प, सी वेल्डिंग केबल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। वेल्डिंग करंट और वोल्टेज को वेल्डिंग सेट कंट्रोल करता है।
इसमें 3 तरह के बेसिकली वेल्डिंग सेट होते हैं। एक होता है AC ट्रांसफॉर्मर सेट, देन DC जनरेटर सेट एंड लास्ट वन इज AC DC रेक्टिफायर सेट। इन्हें ही बोला जाता है वेल्डिंग सेट और ये कंट्रोल करते हैं करंट और वोल्टेज को। सो ऑप्शन नंबर ए वेल्डिंग सेट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है द कोटिंग फैक्टर फॉर अ हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इज। भारी लेपित इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग गुणांक क्या होता है? A 1.6, B 1.24, C 3 एंड D 1.44। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का कोटिंग सेट होता है 1.6। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.6। क्वेश्चन नंबर 60 है द फिनोमिना ऑफ वेल डीके अकर इन। वेल डीके की परिघटना डैश में होती है? A ब्रास, B एल्यूमिनियम, C ब्रॉन्ज एंड D स्टेनलेस स्टील। वेल डीके की घटना स्टेनलेस स्टील में होती है क्योंकि स्टेनलेस स्टील में ऑक्सीडाइजेशन होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फ्लक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक फ्लक्स है? ए जिंक क्लोराइड, बी फॉस्फोरिक एसिड, सी टैलो एंड डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टैलो एक ऑर्गेनिक फ्लक्स होता है जिसे हम कार्बोनिक फ्लक्स भी बोलते हैं और इसका इस्तेमाल हम लेड सोल्डरिंग के लिए करते हैं। जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तांबा, पीतल, इनके लिए हम जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। टैलो का इस्तेमाल हम लेड सोल्डरिंग के लिए करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टैलो। क्वेश्चन नंबर 62 है द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाली पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए बाइंडर, बी स्लैग, सी डी ऑक्सीडाइजर एंड डी फ्लक्स। इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। वेल्डिंग आर्क की हीट से फ्लक्स मेल्ट हो जाता है और ये फ्लक्स ऑक्सीडाइजेशन से मेटल को बचाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 63 है टू शीट ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाय। एक समान पदार्थ लेकिन अलग अलग मोटाई के दो चादरों को बट वेल्ड किस प्रकार किया जा सकता है? ए एडजस्टमेंट ऑफ द करंट, बी टाइम ड्यूरेशन ऑफ करंट, सी प्रेशर अप्लाइड एंड डी चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। अगर हमारे पास एक समान पदार्थ है लेकिन उनकी मोटाई अलग अलग है तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम इलेक्ट्रोड के साइज को चेंज कर देते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोड का साइज होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? थिकनेस ऑफ वेल्डेड मटेरियल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेंजिंग द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में गालक का उपयोग क्या होता है? ए एडजस्टमेंट ऑफ द करंट, बी परमिट परफेक्ट कोहेजन ऑफ मेटल, सी बोथ ऑफ द अबव एंड दी नन ऑफ द अबव। तो फ्लक्स क्या करता है वेल्डिंग प्रोसेस में? एक तो ये करंट को एडजस्ट करता है ताकि हमें एक अच्छी आर्क मिल सके और दूसरा ये मेटल को ऑक्सीडाइजेशन से बचाता है। और कौन सा फ्लक्स सबसे ज्यादा यूज होता है? वो होता है बोरेक्स। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 65 पे फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ। आर्क तापन के लिए इलेक्ट्रोड डैश से बनाए जाते हैं? ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी ग्रेफाइट एंड डी ACSR कंडक्टर। आर्क हीटिंग में हमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है इसलिए हम इसमें या तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं क्योंकि जो आर्क में टेम्परेचर होता है वो अराउंड 3000 डिग्री से अबव होता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 66 है द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड व्यास के चुनाव का मुख्य मानदंड क्या होता है? ए मटेरियल टू बी वेल्डेड, बी टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, सी थिकनेस ऑफ मटेरियल एंड डी वोल्टेज यूज। आर्क वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रोड डायमीटर का सिलेक्शन करते हैं वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है सच एज वर्क पीस पे कि कौन से टाइप का वर्क पीस है या कौन से मेटल का वर्क पीस है। वर्क पीस के साइज पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ ज्वाइंट पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ वेल्डिंग इस पे भी डिपेंड करता है ये एंड पोजीशन ऑफ वेल्डिंग पे भी ये डिपेंड करता है। और किस चीज पे डिपेंड करता है ये मेटल की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी थिकनेस ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 67 है बेयर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में अनावृत इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? ए परकशन वेल्डिंग, बी थर्माइट वेल्डिंग, सी एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग एंड डी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। बेयर इलेक्ट्रोड को हम अधिकतर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं क्योंकि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होती है वो पूरी तरीके से फ्लक्स में डूबी होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCEP इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में DCEP का पूर्ण रूप क्या है? आर्क वेल्डिंग में DCEP का पूर्ण रूप होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में आता है DCEP तो ये हो गया डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में आता है
DCRP ये हो गया डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। मैं लिख भी देता हूँ DCRP की फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट यूज्ड एज सील्डिंग गैस इन आर्क वेल्डिंग। निम्नलिखित गैसों में से किसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में परिरक्षण गैस के रूप में नहीं किया जाता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम एंड डी आर्गन। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग हम सील्डिंग गैस के तौर पर नहीं करते हैं। हीलियम और आर्गन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? MIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, यहाँ पे हीलियम और आर्गन का इस्तेमाल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? MAG वेल्डिंग में, जिसकी फुल फॉर्म है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? A TIG वेल्डिंग, B MIG वेल्डिंग, C लेजर वेल्डिंग एंड D इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग जिसे हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और वो इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए TIG वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रॉपर्ली वेल्डेड जॉइंट एज कम्पेयर टू बेस मेटल वुड बी। बेस धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्ड जोड़ का सामर्थ्य डैश होता है? ए अनप्रेडिक्टेबल, बी मोर, सी लेस एंड डी सेम। एक प्रॉपर वेल्डेड जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो एज कम्पेयर टू बेस मेटल हमेशा ज्यादा रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी मोर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, फॉर वेल्डिंग प्रोसेस विच इज नॉट करेक्ट। वेल्डिंग प्रोसेस के लिए कौन सी बात सही नहीं है? एक गैस फ्लेम इज यूज्ड एज हीट सोर्स इन गैस वेल्डिंग, बी welding size depend on contact area of the face of the electrode, C metal fusion take place by raising the temperature to fusion point, and D pressure welding the end of metal pieces are joined in elastic state। तो इसमें क्या चीज सही नहीं है? इसमें जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्रेशर वेल्डिंग द एंड ऑफ मेटल पीस आर ज्वाइंट इन इलास्टिक स्टेट, ये गलत है। हम मेटल को ज्वाइंट तो करते हैं, प्रेशर भी डालते हैं, लेकिन वो इलास्टिक स्टेट में नहीं, हम इसको प्लास्टिक स्टेट में डालते हैं। अब एक होमवर्क ये आपके लिए है कि डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक स्टेट और प्लास्टिक स्टेट। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइनिंग प्रोसेस आर बेस्ट सुटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप टू कैरी गैस प्रोडक्ट। पाइप जो गैसीय उत्पादों को ले जाते हैं उनके उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइनिंग प्रक्रम सबसे अच्छा होता है? ए रिवेटिंग, बी वेल्डिंग, सी बोल्ट एंड नट एंड डी नन ऑफ दी अबव। पाइप और गैसीय उत्पादों के लिए जो सबसे अच्छा ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो वेल्डिंग होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर। वेल्डिंग इकाई किस शक्ति घटक या पावर फैक्टर पर कार्य करती है? वेल्डिंग यूनिट का जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है और इसका पावर फैक्टर रेंज करता है 0.3 से लेके 0.5 के बीच में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आर्क वेल्डिंग के लिए अनावृत परिपथ डैश पैमाने की होती है, तो हमें ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे बताना है कि आर्क वेल्डिंग में कितना होता है। तो आर्क वेल्डिंग का जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो 40 से 90 के आसपास होता है, और वही क्लोज सर्किट वोल्टेज इसका 15 से लेके 40 तक होता है। कहीं पे ये 20 से लेके 40 तक है, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बुक। सो फिलहाल ओपन सर्किट वोल्टेज इसका कितना हुआ? 40 to 95। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ए डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, बी हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, सी ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड रोड एंड डी 1.5 टाइम द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रोड। आर्क वेल्डिंग में जो आर्क की लेंथ होनी चाहिए वो इलेक्ट्रोड रोड के डायमीटर या इलेक्ट्रोड रोड के व्यास के बराबर होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रोड यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटी इज यूज्ड टू बेयर ग्रेटर एडवांटेज इन। आर्क वेल्डिंग में डीसी रिवर्स ध्रुवीकरण का निम्न में से किस में अधिक फायदा होता है? ए फ्लैट वेल्डिंग ऑफ बट जॉइंट, बी एच वेल्डिंग, सी फ्लैट वेल्डिंग ऑफ लैप जॉइंट एंड डी ओवरहेड वेल्डिंग। डीसी रिवर्स पोलैरिटी में जो हमें सबसे अच्छा एडवांटेज मिलता है वो ओवरहेड वेल्डिंग में मिलता है, क्योंकि डीसी रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, जो वेल्डिंग होती है उसका पेनिट्रेशन तो काफी अच्छा होता है, हाई पेनिट्रेशन, लेकिन इसका डिपोजिशन रेट कम होता है। तो डिपोजिशन रेट कम होगा तो पिघला हुआ धातु कम बाहर निकलेगा, तो ओवरहेड वेल्डिंग में इसकी खास जरूरत पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग सीधी ध्रुवता वाली वेल्डिंग में ए इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वर्क टू पॉजिटिव,
बी वर्क इज पॉजिटिव एंड होल्डर इज अर्थेड, सी इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क टू द नेगेटिव, एंड डी होल्डर इज पॉजिटिव एंड वर्क इज अर्थेड। स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट करा जाता है और जो वर्क पीस होता है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, इन वेल्डिंग कॉपर अलॉय विद TIG आर्क वेल्डिंग, तांबे की मिश्र धातु में TIG आर्क वेल्डिंग के साथ एक डायरेक्ट करंट विद रिवर्स पोलैरिटी इज यूज्ड, बी अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड, सी डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड, एंड डी एनी ऑफ दिस। तो तांबे की मिश्र धातु को अगर TIG आर्क वेल्डिंग से हमें वेल्ड करना है तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट करंट या DC करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, आर्क ब्लो इज एनकाउंटर्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क ब्लो एक वेल्डिंग दोष है जो सामान्यतः कहाँ होता है, ए इन थर्माइट वेल्डिंग, बी इन गैस वेल्डिंग, सी इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग DC करंट, एंड डी यूजिंग AC करंट। आर्क ब्लो अधिकतर DC करंट जब हम यूज करते हैं उस टाइम होता है। जब हम हाई करंट यूज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आर्क स्टेबल नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड आर्क को फैला देता है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग DC करंट। क्वेश्चन नंबर 81 है, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विद। आर्क स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा अच्छी होती है, ए AC वेल्डिंग, बी DC वेल्डिंग, सी बोथ AC एंड DC वेल्डिंग, एंड डी स्पेसिफिकली डिजाइन वेवफॉर्म। आर्क स्टेबिलिटी अधिकतर DC वेल्डिंग में ज्यादा स्टेबल रहती है। DC वेल्डिंग हो गया या मोटर जनरेटर सेट हो गया, इसमें आर्क स्टेबिलिटी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर बी DC वेल्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज। चुंबकीय आर्क ब्लो क्या होता है, ए फिनोमिना ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पैटर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन DC आर्क वेल्डिंग, ए रीसेट वेल्डिंग टेक्निक, बी अकर व्हेन वेल्डिंग नियर इक्वेटर, एंड डी यूज टू वेल्ड मटेरियल। तो अभी हम आर्क ब्लो के बारे में बात कर ही रहे थे और उसमें हमने बताया भी था कि क्या होता है, हाई करंट पर जो आर्क है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। और क्यों नहीं रह पाती है, क्योंकि जो आर्क के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो आर्क को फैला देता है या तितर बितर कर देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, वीविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर टू। आर्क वेल्डिंग में वीविंग क्या संदर्भित करता है, ए टेक्निक ऑफ स्ट्राइकिंग द आर्क, बी स्पाइरल मोशन गिविंग टू इलेक्ट्रोड, सी साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग, एंड डी साइड टू साइड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में वीविंग क्या दर्शाता है, ये वेल्डिंग में या इलेक्ट्रोड का साइड टू साइड मोशन दर्शाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइड टू साइड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट हैव हाई डिपोजिशन रेट। निम्नलिखित में से कौन से वेल्डिंग प्रोसेस का उच्च जमाव दर नहीं होता है, ए फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, बी गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, एंड डी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोर वेल्डिंग, गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का जो डिपोजिशन रेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का जो डिस्पोजिशन रेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शील्डेड धातु आर्क वेल्डिंग के लिए सत्य कथन है, ए एंटायर इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, बी इक्विपमेंट कॉस्ट इज हाई, सी कैन नॉट वेल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, एंड सी कैन नॉट यूज फॉर मेटल शीट अंडर 1.5 mm थिकनेस। अगर किसी भी मेटल की जो थिकनेस है वो 1.5 mm से कम है तो उस केस में हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज नहीं कर सकते। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट यूज्ड फॉर मेटल शीट अंडर 1.5 mm थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूज्ड गैसेस। अक्रिय गैस वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ए क्रिप्टन, बी आर्गन, सी हाइड्रोजन, एंड डी सल्फर। इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम किसका यूज करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं, हीलियम का यूज करते हैं। ये कॉमन गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ भी दिखता है टिक कर देना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। निम्नलिखित गैसों का प्रयोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किया जाता है, ए हीलियम एंड नियन, बी आर्गन एंड हीलियम, सी आर्गन एंड नियन, डी CO2 एंड H2। तो कॉमन गैस अभी हमने बात करी थी, कॉमन गैस कौन सी होती है, आर्गन एंड हीलियम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन TIG आर्क वेल्डिंग द वेल्डिंग जोन इज शील्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ। TIG आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन डैश के वातावरण द्वारा परिरक्षित रहता है, ए हीलियम गैस, बी आर्गन गैस, सी ईदर
ए और बी एंड डी नन ऑफ दिस अबव। तो टीआईजी आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन को कैसे सील्ड करा जाता है या किस गैस के द्वारा सील्ड करा जाता है, या तो वो हीलियम हो सकती है या वो आर्गन हो सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इधर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस डज द इलेक्ट्रोड नॉट गेट कंज्यूम्ड? निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड खपत नहीं होता है? ए एमआईजी वेल्डिंग, बी टीआईजी वेल्डिंग, सी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड डी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में हम यूज करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि वो इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है, और वो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी टीआईजी वेल्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन? उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए कार्बन आर्क वेल्डिंग, बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी टीआईजी वेल्डिंग एंड डी एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी वेल्डिंग जिसकी फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, इसमें हम यूज करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एमआईजी वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन एमआईजी वेल्डिंग हीलियम और आर्गन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू? एमआईजी वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम का उपयोग क्यों किया जाता है? ए फैसिलिटेट वेल्डिंग प्रोसेस, बी एक्ट एज अ फ्लक्स, सी प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट एंड डी एक्ट एज शील्डिंग मीडियम। देखिए एमआईजी वेल्डिंग हो, टीआईजी वेल्डिंग हो या किसी भी तरह की वेल्डिंग हो, हम इनर्ट गैस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी मेटल को या वर्कपीस को ऑक्सीडाइजेशन से बचा सकें। तो ये एक तरीके का शील्डिंग मीडियम होता है। सो ऑप्शन नंबर डी एक्ट एज अ शील्डिंग मीडियम यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन एमआईजी वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एमआईजी वेल्डिंग में धातु निम्न में से किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है? ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, बी मोल्टन ड्रॉप, सी वेल्ड पोल एंड डी मॉलिक्यूल्स। एमआईजी वेल्डिंग में जो मेटल ट्रांसफरिंग प्रोसेस है वो किस फॉर्म में होती है? वो मोल्टन ड्रॉप के फॉर्म में होती है। और इसकी सील्डिंग गैस कौन कौन सी हो सकती है? इसकी सील्डिंग गैस आर्गन हो सकती है, हीलियम हो सकती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोल्टन ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज CO2 गैस? निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में CO2 गैस प्रयुक्त होती है? ए कार्बन आर्क वेल्डिंग, बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी टीआईजी वेल्डिंग एंड डी एमआईजी वेल्डिंग। CO2 गैस को हम एमआईजी वेल्डिंग में यूज करते हैं, और एमआईजी की फुल फॉर्म पता है आपको, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एमआईजी वेल्डिंग इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 96 है, CO2 आर्क वेल्डिंग एज कम्पेयर टू शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की तुलना में CO2 आर्क वेल्डिंग ए हायर एफिशिएंट, बी लोअर वेल्डिंग कॉस्ट, सी बेटर इकोनॉमी एंड डी ऑल ऑफ दिस। CO2 आर्क वेल्डिंग के काफी अच्छे एडवांटेज होते हैं। इसका पेनिट्रेशन रेट काफी अच्छा होता है, इसका डिपोजिशन रेट काफी अच्छा होता है, इसकी कॉस्ट भी लो होती है, ये लेस डिफेक्टिव होता है, यानी कि इसमें क्रैक्स होने के खतरा काफी ज्यादा कम होता है, और इसकी जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो क्या वेल्डिंग स्पीड है इसकी वो हाई रहती है। इसमें एडिशनल फ्लक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इससे हम गैर धातु या धातु दोनों को वेल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इन एमएजी CO2 वेल्डिंग विच पैरामीटर गिव द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ वेल्ड अपीयरेंस ड्यूरिंग डीप ट्रांसफर और शॉर्ट सर्किट वेल्डिंग? एमएजी CO2 वेल्डिंग में कौन सा प्रचल वेल्ड उपस्थित का उच्चतम नियंत्रण प्रदान करता है जब वेल्ड में डीप ट्रांसफर या लघु सर्किट घटित होता है? ए वायर फीड स्पीड, बी इंडक्टेंस, सी एम्परेज एंड डी वायर स्टिक और लेंथ। एमएजी CO2 वेल्डिंग में जो सबसे बेस्ट कंट्रोल पैरामीटर होता है वो कौन सा होता है? वो इंडक्टेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इंडक्टेंस यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमआईजी एंड एमएजी वेल्डिंग? एमआईजी और एमएजी वेल्डिंग का मुख्य अंतर क्या होता है? ए बोथ यूज्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बी वन यूज आर्गन एंड अदर यूज CO2 गैस वेल्डिंग, सी बोथ आर आर्क वेल्डिंग, डी बोथ आर सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस। एमआईजी वेल्डिंग और एमएजी वेल्डिंग का मेन डिफरेंस ये होता है, एमआईजी वेल्डिंग में हम ज्यादातर यूज करते हैं आर्गन, लेकिन एमएजी वेल्डिंग में हम यूज करते हैं CO2। तो जो हम शील्डिंग गैस यूज कर रहे हैं उसका ही मेन डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी वन यूज्ड आर्गन एंड अदर यूज CO2 गैस वेल्डिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, द आर्क इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टेक प्लेस बिटवीन? परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग में आर्क को किसके द्वारा या किसके बीच रखा जाता है? ए पेरेंट मेटल, बी कंज्यूमेबल टंगस्टन वर्कपीस, सी नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस एंड डी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग होती है वो दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में होती है, और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में फ्यूजन प्रोसेस यूज होता है ताकि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उन्हें सफिशिएंट हीट मिल सके। सो ऑप्शन नंबर डी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग? निम्न में से कौन गलन वेल्डिंग का उदाहरण है? ए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, बी फ्लैश वेल्डिंग, सी सीम वेल्डिंग एंड डी स्पॉट वेल्डिंग।
फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जांपल कौन सा है? एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या यूज होता है? 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं और इसके बीच में होता है फ्यूजन। क्योंकि हमें सफिशिएंट हीट की जरूरत होती है तो हम इसमें यूज करते हैं फ्यूजन प्रोसेस का या फ्यूजन वेल्डिंग का। तो इसमें मूल धातु को गलाकर जोड़ा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों हम 100 क्वेश्चन फिटर के कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आप जितने क्वेश्चन कवर अप कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। इसके बाद हम मैकेनिकल वाली सीरीज लेके आएंगे, उसके भी हम 100 या 150 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।